सर घुमाइए तो ठीक से लाइव हुआ। पुनः आप लोगों के सामने मौजूद हूँ स्पोकन क्लास के अगली किस्त को लेकर। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने सेकंड पैकेज को भी बखूबी बना लिया होगा। यदि आपने सेकंड पैकेज को सिर्फ अपने नोटबुक पर भी उतार लिया है तो उससे भी फ़ायदा होना अवश्यंभावी है, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। क्योंकि मैंने जो मेथड बनाया है, मेथडोलॉजी जो हमने डेवलप करी है, वह इतना आसान है कि यदि आप थोड़ा सा प्रयास करके देखेंगे तो आप बिना ज़्यादा मेहनत के ही अंग्रेजी बोलने, लिखने, पढ़ने, समझने में प्रवीणता हासिल कर सकते हैं। लेकिन बताया था कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी है, वाष्प सिर्फ निकल सकता है, लेकिन उस वाष्प से जेम्स वाट वाला जो इंजन था, स्टीम इंजन, वो नहीं चल सकता है। अतः आप लोगों में सिर्फ यदि इच्छा होगी अंग्रेजी सीखने की तो सफलता थोड़ा संदेहास्पद हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप लोगों के अंदर अंग्रेजी सीखने की जुनून हो जाए तो सफलता अवश्यंभावी होगी और आप निश्चित रूपेण विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम अंग्रेजी में बात करते हुए पाए जाएंगे। तो आज पुनः अगली किस्त को लेकर मैं आप और अगली किस्त में पहले प्रोनाउंसिएशन होगा, फिर स्पोकन इंग्लिश की बातें होगी। तो प्रोनाउंसिएशन में आज आप लोगों को मैं उससे आगे, जहाँ कल आर तक हम लोग पढ़ चुके हैं, आज एस होगा, टी होगा, वी होगा, डब्लू होगा और समय रहा तो एक्स और जेड भी अवश्य होगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट को आज ख़त्म कर देंगे। तो कल हम लोग तो फिर उस पर चर्चा करेंगे। तो बिना वक्त जाया किए मैं आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन के इस चैप्टर में लाना चाह रहा हूं और आज का वर्ड है एस। एस का साउंड 3 होता है। एक तो ये देखिए बड़ी जौ, दूसरा तालव्य स्व और तीसरा दंड स्व। एस एक है लेकिन इसके साउंड 3 हैं। यदि आप लोगों को किसी भी तरह की असुविधा महसूस हो रही हो तो आप लोग बेफिक्र होकर उस असुविधा के प्रति आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे सर लोग यहाँ उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए बैठे हैं। जहाँ भी कोई समस्या होगी उसके बारे में हमें सूचना मिलेगी और मैं उसको समाधान उसका करने का प्रयास करूँगा। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि एस के 3 साउंड होते हैं, जौ, तालव्य स्व और दंड स्व। तो जानना जरूरी है कि कहाँ होगा जौ। एस का उच्चारण जौ होता है, ये सुन करके थोड़ा आप लोग को अटपटा लगा होगा। तो लीजिए मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कहाँ होगा जौ। यदि किसी शब्द लगा हुआ रहे या डबल जी लगा हुआ रहे या जी लगा या डबल ई लगा हुआ रहे या फिर आई लगा हुआ रहे या वाई लगा हुआ रहे, इसके बाद यदि एस को रख दिया जाए, इस एस का उच्चारण बड़ी जौ। ध्यान दीजिए, फिर से मैं बोल रहा हूं कि यदि शब्द के अंत में बी लगा हुआ रहे, बी ई या फिर जी या फिर डबल जी या फिर जी या फिर डबल ई या फिर आई ई या फिर वाई लगा हुआ रहे तो एस का, उसके बाद यदि हम एस रखेंगे तो एस का साउंड जौ हो जाएगा, बड़ी जौ हो जाएगा। जैसे आप देखिए TRIBES, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको हम लोग पढ़ते हैं ट्राइब्स। ट्राइब्स मतलब प्रजातियां होती है। अब गौर करिए, इसको हम लोग ट्राइब्स नहीं पढ़ के, क्योंकि बी के बाद जो एस आया है उस एस का उच्चारण बड़ी जौ हो जाएगा। यदि बी के बाद एस रहेगा तो एस का उच्चारण
इसलिए हम लोग TRIBES को ट्राइब्स नहीं पढ़कर ट्राइब्स पढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण देखें आप, जैसे B है, A है और G है, इसको हम लोग बैग पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही एस जोड़ दें इसमें, इसको हम लोग बैग्स पढ़ते हैं, बैग्स। बैग्स नहीं पढ़ेंगे, अब आगे से आप इसको बैग्स नहीं पढ़ेंगे, ये बैग्स है, बैग्स मतलब थैले। आगे देखिए आप, जैसे अंडा का अंग्रेजी एग होता है, EGG, लेकिन जैसे ही आप इसमें एस जोड़ेंगे, यह एग्स नहीं होकर के हो जाएगा एग्स। ये क्या हो जाएगा? एग्स। एग्स मतलब अंडे। मुझे उम्मीद है कि आज का फॉन्ट आप लोगों को देखने में किसी तरह का परेशानी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फॉन्ट को थोड़ा बड़ा करके लिखूं। और पढ़ाने के बाद मैं एटीट्यूड का जो आज भी क्लास होगी, उसे भी आप लोगों को कमेंट के रूप में मैं डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, ताकि उसे देखकर आप किसी भी तरह का असुविधा से बच सकेंगे। अब आगे की तरफ देखते हैं। जैसे देखिए आप, C है, A है, G है, E है, इसको हम लोग केज पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही आप एस जोड़ दें इसमें, अब यहाँ GE के बाद एस आया है, इसलिए इसको हम लोग केजीज पढ़ेंगे। इसको हम लोग केजीज पढ़ेंगे। केजीज मतलब पिंजरे, केजीज मतलब पिंजरे। अब गौर करिए कि GE के बाद जो एस आया था, एस का उच्चारण बड़ी जॉ हो जाता है। अब आप देखिए आगे, R है, U है, P है, डबल E है और S है। यहाँ देखिए डबल E के बाद एस आया है, हम लोग रुपीज पढ़ते हैं, रुपीस नहीं पढ़ सकते, रुपीज मतलब रुपए हो गए। उसी तरह से आप देखिए WAY और S है, इसलिए इसको हम लोग वेज पढ़ते हैं, वेज नहीं पढ़ सकते, वेज मतलब रास्ते होता है। तो मैंने, और आई भी है, जैसे आप देखिए FLIES, इसको हम लोग फ्लाइस नहीं पढ़ के फ्लाई। तुम बंद नहीं किए हो? नहीं, दिस इज गोइंग ठीक है, काम तो कर इसे रिकनेक्ट। कनेक्ट हो गया। थोड़ा देर के लिए व्यवधान आया था, जिसके कारण नेटवर्क सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, हो गए थे। लगता है वो व्यवधान अब खत्म हो गया है, और अब आप लोगों को, या आप बोल दीजिए, मैं इधर से कमेंट कर रहा हूँ। हाँ, किसी भी तरह की कोई समस्या आप लोगों को यदि लग रही हो, तो आप इमीडिएटली कमेंट करेंगे, जिसे रिजॉल्व कर दिया जाएगा। और सर लोगों का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग शेयर करें, ताकि और लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। और आज के समय में जो अंग्रेजी मीडियम रही है और गलत अंग्रेजी जो सिखाए जाते हैं अपने बच्चों को, उनमें सुविधा आप लोगों को मिल पाए और आप लोग समय रहते अपने बच्चों को रेक्टिफाई, उनकी कमियों को दूर कर सकें। इसीलिए आप लोगों से ये पूरा मेरा गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूर तक यह बात पहुंच सके। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि यदि शब्द के अंत में BE, GGG, GE, EE, IE या Y रहे, तो उसके बाद आने वाला S बड़ी जॉ का साउंड दे देता है, जिसके उदाहरण की तरह आपने देखा भी, और बाद में आप लोगों को इसके बारे में और पैकेज के माध्यम से मैं देने वाला हूँ। परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक और जगह आप देखिए कि यदि EA रहे प्लस S रहे, लगा हुआ है, यानी S के पहले EA, S के पहले EA और S के बाद में ON लगा हुआ रहे, ये S भी बड़ी जॉ का ही ध्वनि देगा। जैसे आप देखिए REASON, इसको हम लोग रीजन नहीं पढ़ के रीजन पढ़ते हैं, और रीजन का मतलब कारण होता है। तो आप गौर करेंगे कि EA और ON के बीच में जो S था, वो बड़ी जॉ का साउंड दे दिया। दूसरा वर्ड है एंड, इसको भी हम लोग सीजन नहीं, सीजन पढ़ते हैं। सीजन मतलब ऋतु होता है,
और यहाँ भी वही ओ एन के बीच जो एस था वो बड़ी जॉ का साउंड दे रहा है। मुझे लगता है कि आप इसे निश्चित रूप में समझ लिए होंगे। अब तीसरे नंबर पर आते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में सी लगा हुआ रहे, ध्यान दीजिए आप, यदि किसी शब्द के अंत में सी लगा हुआ रहे तो सी के बाद यदि एस रख दिया जाए, इस एस का उच्चारण भी जॉ ही होगा, सौ नहीं हो सकता है। इसलिए बार बार जब मैं बोल रहा था परसों भी, कल भी, कि मैंने सेंटेंसेज कहा, सेंटेंसेस नहीं कहा मैंने, सेंटेंसेज क्यों कहा? क्योंकि सी के बाद यदि एस रहेगा तो एस का उच्चारण जॉ हो जाएगा। वर्ड देखिए आप, पी एल ए सी ई एस। आप इसको प्लेसेस मत पढ़िएगा कभी, ये प्लेसेज है। प्लेसेज मतलब स्थाने, प्लेसेज मतलब स्थाने, क्योंकि सी के बाद जो एस आया है इस एस का उच्चारण जॉ हो जाएगा। सी ई के बाद आने वाला एस जॉ का साउंड देगा, सौ का साउंड नहीं दे सकता है। उसी तरह से आप देखिए एस ई एन टी ई एन सी ई एस, इसको हम लोग सेंटेंसेस नहीं पढ़ के सेंटेंसेज पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी वही बात है कि सी के बाद जो एस आया है इस एस का उच्चारण जॉ हो गया है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि सी के बाद यदि एस रख दिया जाए तो एस का उच्चारण दंत स्व या तालव्य स्व नहीं होकर जॉ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 4 पे आइए और गौर करिए आपकी यू या आई लगा हुआ रहे, उसके बाद एस प्लस ई या वाई लगा हुआ रहे, इस एस का उच्चारण भी जॉ हो जाता है। फिर से समझने का प्रयास कीजिए कि एस के तुरंत पहले यू या आई लगा हुआ रहे और एस के तुरंत बाद में ई या वाई लगा हुआ रहे तो एस का उच्चारण जॉ हो जाएगा। जैसे आप देखिए डब्ल्यू आई एस ई पढ़ते वाइज पढ़ते हैं, वाइज का मतलब बुद्धिमान होता है। उसी तरह से आप व्यस्त हूं तो अंग्रेजी में आप कहते हैं बी यू एस वाई, यू और वाई, आई और ई, इसको आप बीजी पढ़ते हैं, बीसी नहीं पढ़ सकते। बीजी मतलब व्यस्त होता है। तो आपने देखा कि यदि यू या आई के बाद एस रहे और उसके बाद ई या वाई रहे, एस का साउंड दंत स्व या तालव्य स्व नहीं होकर जॉ हो जाता है। कुछ और देख लेते हैं कि यदि 5वें नंबर पे आ जाइए कि ओ और डब्ल्यू के बाद यदि एस आप रख देते हैं, इस एस का उच्चारण भी जॉ हो जाता है। जैसे भी ओ डब्ल्यू एस। अब इसको आप भॉस नहीं पढ़ के क्या पढ़ेंगे? वॉज। वॉज मतलब होता है प्रतिज्ञाएं या वादे, प्रतिज्ञाएं या वादे। जैसे आप कहते हैं ना कि मैंने वो लिया है, तो वो को वॉज करेंगे, जब प्लुरल बनाएंगे तो अर्थ हो जाएगा प्रतिज्ञाएं, या फिर वो का हिंदी में वादा भी मतलब होता है तो अर्थ हो जाएगा वादे। तो आपने देखा कि यदि एस के बाद ये सारे 5 स्थितियां उत्पन्न हो जाए तो एस का उच्चारण ना तो दंत स्व होगा ना ही तालव्य स्व होगा, एस का उच्चारण जॉ हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे आ जाइए कि यदि एस के बाद आई ए या आई ओ लगा हुआ है तो एस का उच्चारण तालव्य स्व होगा। ध्यान दीजिए, यदि एस के बाद आई ए या फिर आई ओ लगा हुआ रहे तो एस का साउंड ना तो जॉ होगा ना तो तालव्य स्व होगा, ये सॉरी ना तो दंत स्व होगा ना तो जॉ होगा, ये तालव्य स्व हो जाएगा। जैसे आप देखिए ए एस आई ए, इसको हम लोग एशिया पढ़ते हैं, ये महादेश का नाम है क्योंकि एस के बाद आई ए आ गया है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि लोग विचित्र तरह के तनाव से ग्रस्त हैं और इस तनाव को अंग्रेजी में हम टेंशन कहते हैं। टेंशन का स्पेलिंग TENSION। इसको टेंशन नहीं पढ़ सकते हैं, टेंशन नहीं पढ़ सकते, टेंशन पढ़ते तालव्य स्व के साथ। यानी टेंशन का मतलब तनाव होता है,
आप गौर करिए कि यहाँ एस के बाद आई ओ आ गया है, यानी यदि एस के बाद आई ए या आई ओ रख दिया जाए तो एस का साउंड तालव्य शो हो जाएगा। यदि अंग्रेजी में बोले तो ऐसा। अब यदि इन चीजों को आपने देखा, इसके अतिरिक्त जो भी एस आएंगे उसका उच्चारण हमेशा दंड स्व होगा। यानी यदि जॉ नहीं होगा, यदि तालव्य स्व नहीं होगा तो रेस्ट प्लेसेज में एस का उच्चारण दंड स्व होगा। तो आप इसको अंग्रेजी में ऐसे लिख लें कि इन द रेस्ट प्लेसेज एस इज इक्वल टू दंड स्व। शेष स्थानों में जब भी एस आएगा तो उसका उच्चारण दंड स्व ही होगा। जैसे आप देखिए एस ई ए, इसको हम लोग सी पढ़ते हैं, सी मतलब समुद्र होता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपने एस के साउंड्स को समझा होगा। एस के जो 3 साउंड हैं, बड़ी जॉ, शेष अन्य जगहों पर जॉ भी, तालव्य स्व और दंड स्व। अब बात आती है कि एस साइलेंट होता है क्या? बिल्कुल होता है। और आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बचपन से आपने इस मामले में कई गलतियां की थी एस के साइलेंट एटीट्यूड को ना जानने के कारण। आज वो समस्या आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आप आने वाले किसी भी स्थिति में गलत शब्दों का उच्चारण नहीं करेंगे और आप हंसी के पात्र भी कहीं नहीं बनेंगे। तो गौर कीजिए, साइलेंट एटीट्यूड ऑफ एस, एस कहाँ साइलेंट होगा? बहुत मजा आने वाला है। देखिए आई लगा हुआ रहे, आई के बाद एस और एस के बाद एल। यानी यदि कोई भी शब्द में, किसी भी शब्द में आई और एल के बीच में एस आ जाए, आई और एल के बीच में एस आ जाए तो ये एस साइलेंट हो जाएगा, इसका कोई साउंड नहीं हो सकता है। गौर करिए, आई और एल के बीच में जो एस आएगा इसका कोई साउंड नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। जैसे बचपन से आपने एक शब्द देखा था आई एस एल ए एन डी, तो कभी आपने इसको इजलैंड पढ़ा, कभी आइसलैंड पढ़ा और बड़ी मुश्किल से आपके शिक्षक ने बताया कि यह आइलैंड है। आप समझे नहीं कि आइलैंड क्यों है। आज आप देखिए कि आई और एल के बीच में जो ये एस था ये साइलेंट हो गया है, आइलैंड है। आइलैंड, आइलैंड मतलब द्वीप होता है। ये शब्द तो आपने सीख लिया था बचपन से, लेकिन इसी से मिलता जुलता शब्द यदि आई आपके सामने आ जाता तो शायद आपको मुश्किल होती पढ़ने में। आई एस एल ई, यदि ये शब्द आपके सामने होता तो आपको पढ़ने में निश्चित रूपेण कठिनाई होती और आप इसके उच्चारण में थोड़ा सा तकलीफ महसूस करते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आई और एल के बीच में जो एस है ये साइलेंट है, इसलिए इसको हम लोग आइल पढ़ेंगे। इसको हम लोग आइजल नहीं पढ़ सकते, इसको हम लोग आइल पढ़ेंगे। और आइल का मतलब होता है छोटा द्वीप, छोटा द्वीप। एक और शब्द देख लीजिए आप, आई एस एल ई टी, इसको भी हम लोग आइलेट पढ़ते हैं और आइलेट का मतलब भी छोटा द्वीप ही होता है। यहाँ भी आई और एल के बीच में एस था और एस साइलेंट हो गया है। तो आपने देखा कि एस साइलेंट कब होगा? यदि आई और एल के बीच में एस को आप रखेंगे तो वह एस साइलेंट हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि एस को आप लोगों ने पूरी तरह समझने में कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं की होगी। इवन देन यदि आप लोगों को किसी भी तरह की समस्या महसूस हो रही हो तो आप बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हैं, बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हैं। आजकल फिल्मों में डिसीजन बोला जा रहा है, डिसीजन या डिसीजन, निश्चित रूप से डिसीजन होगा। अब जबरदस्ती का तो कोई मतलब नहीं होता है, डिसीजन बोलना है, जो बोलना है लेट देम स्पीक, बिकॉज वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज पीपल हु आर नॉट लायबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग एल्स, नाइदर दे हैव नॉलेज नॉर दे वांट टू
enhance their knowledge in such a conditions where difficult for us to teach such type of dialogue. Let them speak whatsoever they want to speak, but the reality is that you must have some time to just visit BBC English news. There you can understand, there you can find the actual pronunciation of the following words, and thereafter you won't commit any. रहा था कि लोगों का मन है, उन्हें जो बोलना है लेट देम स्पीक, क्योंकि आप इतनी मेहनत उठा करके सीख रहे हैं और आप ऐसे लोगों को क्यों बताने जाएं, यदि वो गलत बोलते हैं लेट देम स्पीक। लेकिन यदि आपने सही जानना है तो इंग्लिश BBC न्यूज़ का इंग्लिश जो एडिशन आता है, आप 5-10 मिनट का समय उस पर दें तो आप शब्दों का एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन में आपको सुविधा होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, पहले मैं फोनेटिकली मैं बताऊंगा, जिसके आधार पर आप फोनेटिक्स को अपने डिक्शनरीज में देख करके ऐसे लोगों के द्वारा किए जाने वाले गलत उच्चारण को समझ सकते हैं। तो ज़्यादा बात किए बिना मैं आगे प्रोसीड करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी तीव्रता से इस सेशन को शेयर कर रहे होंगे, क्योंकि सर का कहना है कि जितनी ज़्यादा शेयर होगी उतने लोगों तक बात पहुंच पाएगी और लोगों को, हम अपने समाज के उन तमाम लोगों को जिनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में गलत अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, उनसे भी ये अपेक्षा करते हैं कि वे अपना कुछ समय सोशल मीडिया पर दें, तो कम से कम 2-3 बार लाइव को रिपीट करके देख भी लेंगे आप, तो आप अपने बच्चों के द्वारा कमिट किए जाने वाले मिस्टेक्स को इमीडिएटली और इजीली रेक्टिफाई कर पाएंगे और समय रहते आपके बच्चे अशुद्ध बोलने से बच जाएंगे। तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, और मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को सीखने में का सामना ना करना पड़े, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट के रूप में और आते हैं टी पर। टी का उच्चारण होता है चौ, तालव्य श और ट। टी का 3 साउंड है, पहला तो च है, दूसरा तालव्य श है और तीसरा ट है। आज आप लोगों को महसूस होगा कि कहाँ टी का उच्चारण च होगा, कहाँ तालव्य श और कहाँ ट होगा। तो नंबर 1 में आप देखेंगे कि टी के उच्चारण में कितनी वेरिएशन है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और आप इस पर महारत हासिल कर सकते हैं। यदि टी के बाद यदि यू आर या यू आर ई लगा हुआ है, टी के बाद यू आर या यू आर ई लगा हुआ है, तो ये टी उच्चारण दे देगा चौक। बहुत आसान है, आप लोगों ने सुना होगा FURNITURE, फर्नीचर। इसको आप क्या पढ़ते हैं? फर्नीचर। यहाँ भी देखिए टी के बाद यू आ रही है, टी का उच्चारण चौ हो गया है। बहुत सारे वर्ड हैं, आप प्रोजेक्ट के रूप में से बना सकते हैं, क्रेचर है, नेचर है, देयर आर सो मेनी वर्ड्स, यू हैव टू जस्ट राइट डाउन सम वर्ड्स रिलेटेड टू दिस रूल इन योर नोटबुक सो दैट दोज वर्ड विल बी पजेस्ड बाय यू। यदि आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो इन शब्दों के ऊपर आपका आधिपत्य हो जाएगा और आप इसके मालिक माने जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, जहाँ टी का उच्चारण चौ होता है, यदि टी के पहले एस लगा हुआ है और टी के बाद ION लगा हुआ है, गौर करिए, टी के तुरंत पहले एस और टी के तुरंत बाद ION, ऐसा टी उच्चारण देगा चौ का। फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ कि टी के तुरंत पहले एस रहे और तुरंत बाद में ION लगा हुआ रहे तो टी का उच्चारण चौ हो जाता है। देखें ध्यान से, एक वर्ड को तो आप लोग बचपन से सही बोलते आए हैं, लेकिन अन्य वर्ड्स को आप लोग गलत बोलते आए हैं। पहला वर्ड है जैसे QUESTION, गौर करिए, और ION के बीच में टी है, इसलिए आप इसको पढ़। ये वर्ड तो बचपन से आपने सही पढ़ा है, क्वेश्चन का मतलब प्रश्न होता है। यहाँ देखिए टी का उच्चारण चौ हो गया।
लेकिन अन्य शब्दों को सिर्फ आप ही नहीं, आपके बहुत सारे शिक्षकों ने गलत पढ़ करके आपको गलत करने के लिए बाध्य किया है। वे बोलते थे एग्जाम से पहले कि मेरा सजेशन ले लो। अब गौर करिए, आप ये सजेशन हो सकता है क्या? यहाँ देखिए एस के बाद ION है, ये सजेशन नहीं, ये सजेशन है। आज के बाद आप इसे सजेशन नहीं पढ़ेंगे, सजेशन पढ़ेंगे। और सजेशन का मतलब आज के बाद आप इसे कभी भूल से भी सजेशन नहीं पढ़ेंगे, इसे सजेशन पढ़ेंगे। और सजेशन का अर्थ सलाह होता है। उसी तरह से देखिए आप DIGESTION, ये डाइजेशन नहीं है, और ION के बीच में यहाँ भी T है, आता है शुद्ध प्रोनाउंसिएशन होता है डाइजेशन। और डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। आज के बाद आप भूल से भी सजेशन नहीं कहेंगे, आज के बाद आप भूल से भी डाइजेशन नहीं पढ़ेंगे। यह सजेशन है और डाइजेशन है। ये गलती आप दोबारा ना करें। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम कि टी का उच्चारण तालव्य श कब हो जाता है। चौ तो आपने समझ लिया, और मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि अपने तो सीखें, साथ साथ शेयर करते रहें, ताकि अन्य लोग भी इससे आसानी से सीख सकें। तो दूसरे नंबर पर जब आप आते हैं तो देखते हैं कि टी के बाद यदि IA, IE या फिर IO लगा हुआ है, टी के बाद यदि IE, IA या IO लगा हुआ तालव्य श हो जाता है। तो टी का उच्चारण क्या हो जाता है? तालव्य श। जैसे आप देखें PATIENT। अब देखिए यहाँ IE आ गया है, पर मैं ए से ही ले लूँ, आगे वाला से ही। जैसे आप देखिए INITIAL। अब गौर करिए कि टी के बाद IA आया है, इसीलिए इसको हम इनिशियल नहीं पढ़ के इनिशियल पढ़ते हैं। इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, इनिशियल का अर्थ होता है प्रारंभिक। वैसे कुछ लोग इनिशियल कहते हैं, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ, इनिशियल का वास्तविक अर्थ प्रारंभिक होता है। तो आपने देखा कि टी के बाद IA आने के कारण तालव्य श उच्चारण हो गया। उसी तरह से आप देखिए PATIENT, इसको आप पेशेंट पढ़ते हैं। पेशेंट क्यों हुआ? क्योंकि टी के बाद IE आ गया है, टी तालव्य श का साउंड देगा। और पेशेंट का एक मतलब तो आप लोग जानते हैं, रोगी होता है, लेकिन दूसरा मतलब होता है इसका धैर्यवान, धीरज वाला। पेशेंट का दूसरा अर्थ एडजेक्टिव में धैर्यवान होता है या धीरज वाला होता है। उसी तरह से आप देखेंगे RATIO, इसको आप रेशियो पढ़ते हैं। रेटियो नहीं पढ़ सकते क्योंकि टी के बाद IO आ गया, और रेशियो का मतलब अनुपात होता है। देखा कि यदि टी के बाद IE या फिर IO आ जाए तो टी का साउंड ना तो ट होगा ना तो च होगा, बल्कि तालव्य। आगे बढ़ते हैं कि आपने देखा कि टी कहाँ च होगा, कहाँ तालव्य श होगा। इन परिस्थितियों को यदि आप छोड़ दें तो शेष स्थानों में टी का साउंड ट होगा। तो आप इसको अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? इन द रेस्ट प्लेसेस T इज इक्वल टू ट। शेष स्थानों में टी का साउंड ट होगा। जैसे EA, टी पढ़ते हैं, टी मतलब चाय होता है। अब बात उठती है, क्या कभी टी साइलेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और आज आपको मजा भी आने वाला है इसमें, क्योंकि आपने कुछ शब्दों को लेकर बड़ा कंफ्यूजन पाल रखा था अपने दिमागों में। अब वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, और आज के बाद टी से संबंधित प्रोनाउंसिएशन में आपको कोई समस्या बिल्कुल नहीं आने वाली है। तो आप देखेंगे साइलेंट एटीट्यूड ऑफ टी। टी कब साइलेंट होगा? इसके लिए आप लोगों को अपने कॉपी पर लिखना होगा। पहले मैं बोल के लिखा देता हूँ, फिर मैं बोर्ड पे लिखूंगा।
आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिखेंगे यदि किसी शब्द के अंत में, ध्यान दीजिए, यदि किसी शब्द के अंत में TEN लगा हुआ रहे तो T साइलेंट हो जाएगा। यदि किसी शब्द के अंत में TEN लगा हुआ रहे तो T साइलेंट हो जाएगा। अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ अ वर्ड एंड्स इन TEN द T हैज नो साउंड। अब आप देखिए इसको उदाहरण में देखिए, समझ जाएंगे। एक शब्द से लेके कई शब्दों में आपने जैसे OFTEN, आपने कभी इसको ऑफ्टन पढ़ा, लेकिन आज के बाद आप नहीं करेंगे कुछ, क्योंकि देखिए TEN लास्ट में आ रहा है, T साइलेंट हो गया, इसलिए इसको पढ़ेंगे ऑफन, ऑफ्टन या ऑफन। ऑफन मतलब प्रायः होता है। दूसरा वर्ड है SOFTEN, अब यहाँ भी TEN लास्ट में है, इसको आप पढ़ेंगे सॉफन। सॉफन मतलब होता है मुलायम बनाना, कोई चीज में आप पानी दे करके मुलायम बना सकते हैं, मुलायम बनाना, इसको सॉफन पढ़ते हैं। उसी तरह से HASTEN, इसको आप हेसेन पढ़ते हैं। हेसेन का मतलब जल्दीबाजी करना होता है, डू हेस्ट, जल्दीबाजी करना। तो आपने देखा कि यहाँ भी TEN लास्ट में है, T साइलेंट हो गया। There are so many words, you must have to do some homework for yourself. Just take out the dictionary and find out those words which ends in TEN, and you'll surely find in such words T hasn't any sound. आप थोड़ा सा मेहनत करें, आप डिक्शनरी लेके बैठें और ऐसे शब्दों को ढूंढें जिसके अंत में TEN लगा हुआ है, और आप पाएंगे कि ऐसे शब्दों में T का अपना कोई साउंड नहीं है। बहुत सारे वर्ड है, माइसन है, तो बहुत, देयर आर सो मेनी वर्ड्स, बट यदि सब मैं लिख दूं तो आप तोता की तरह रट जाएंगे। कि आप कोशिश करते हैं अपने से तो निश्चित रूप में उन शब्दों पे आधिपत्य हो जाएगा। अब T से संबंधित एक मजेदार चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि अंग्रेजी एक यूनिक बड़ा विचित्र रहा है। अब आप देखिए TH को आप लोग आज तक थ के रूप में जानते हैं और द के रूप में जानते हैं। TH का साउंड आप लोगों के नजर में या तो थ होता है या तो द होता है, लेकिन मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि TH का उच्चारण ट भी होता है। क्या होता है? ट। कैसे होता है देखिए, पहला उदाहरण THIN कहते हैं तो थीन पढ़ते हैं इसको, थीन मतलब दुबला होता है, दुबला पतला। THIS कहते हैं तो दिस पढ़ते हैं इसको, दिस मतलब यह होता है। लेकिन जो अंग्रेजी हम लोग पढ़ रहे हैं यह इंग्लैंड की भाषा है और इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, और लंदन जिस नदी के किनारे बसा हुआ है उसका नाम आप लोगों ने सुना है, उसका नाम है टेम्स। टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है। यदि खुदा ने खास्ते आपका बच्चा पूछ दे, अंकल, पापा, मम्मी, स्पेलिंग बता दो, तो शायद आप उसमें गलती कर सकते हैं। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। देखिए THAMES, इसको पढ़ते हैं हम लोग टेम्स। उच्चारण को फिर से देख लीजिए, THAMES, अब पढ़ा जाता है टेम्स, अर्थात TH का उच्चारण तो हुआ ना। उसी तरह से THOMAS को हम लोग थॉमस नहीं पढ़ते हैं, टॉमस पढ़ते हैं। ये नाम का टाइटल हो सकता है। यहां भी देखिए आप TH का उच्चारण टॉ होता है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग शेयर कर रहे होंगे ताकि मेरी बात हमारे उन शिक्षार्थियों तक पहुंच सके जिन्हें बहुत दिनों से इस बात की शौक रही थी कि मैं भी अंग्रेजी बोलूं, मैं भी अंग्रेजी पढ़ सकूं, मैं भी अंग्रेजी किसी के बोले जाने पर समझ सकूं। तो आप एक नेक काम कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमारे सभी भाई अंग्रेजी की कमी के कारण अपने पर्सनालिटी में
कमजोरी महसूस ना करें। अंग्रेजी के कारण वे अपने आप को दबा कुछ, आपने एक पुण्य का काम करना है, अपने भी सीखना है और ढेर सारे भाइयों को जोड़ना है उन तक ये बात, ताकि घर बैठे हुए भी अंग्रेजी सीख सकें। तो मैं चाहूँगा कि आगे भी इसको कॉन्सोनेंट को आज ख़त्म कर दूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को मैं स्पोकन पर थोड़ा चर्चा करूंगा। और जब तक आप लोग मुझे ये श्योर ना कर दें कि आप लोगों ने सेकेंड पैकेज को पूरी तरह से बना लिया है, तो थर्ड पैकेज पर जाने में थोड़ी असुविधा मुझे हो रही है। तो पहले मैं भी को देख लेता हूँ। आप देखिए भी, इसका उच्चारण होता है वो, भी का उच्चारण वो होता है। अतः यदि VERY का उच्चारण कोई पूछ दे तो आप लोगों ने इसको वेरी गुड कहना अब बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। आप लोग अब इसे वेरी, वेरी मतलब बहुत, थोड़ा दीजिए। VARY यदि हो जाए इसका उच्चारण जाएगा वैरी। वैरी मतलब होता है अंतर होना। जैसे योर सूटकेस वैर इज माई सूटकेस, मतलब आपका सूटकेस मेरे सूटकेस से अंतर है। तो VERY को हम वेरी पढ़ते हैं और VARY को वैरी पढ़ते हैं। यानी V को हम कभी भी भ नहीं पढ़ सकते, V का उच्चारण वो होता है। इसीलिए जो गाड़ी का होता है VAN, इसको भी आप वैन नहीं पढ़ेंगे, इसका उच्चारण होता है वैन। वैन मतलब गाड़ी। तो इस तरह की दिक्कतों से आपको मुक्ति मिलेगी। और दोस्तों, भी हैज नो साइलेंट एटीट्यूड, भी कभी साइलेंट नहीं होता है। जब भी आप भी को लिखेंगे तो भी का साउंड अवश्य होगा, भी साइलेंट नहीं होता है। तो आपने भी समझ लिया। अब दो और हैं बचे हुए इसमें, तीन, यस 3 बचे हुए हैं बिल्कुल। अब बात आती है डब्लू की। तो मैंने आपको कहा था कि जो डब्लू है इसकी खासियत कि ये सेमी, शुरू में रहने पर ये कॉन्सोनेंट का साउंड देंगे, बीच या अंत में आने पर ये वायल का साउंड देने लगेंगे। पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है। तो शुरू में आएंगे तो ये कॉन्सोनेंट होंगे वो, अब बीच या अंत में आएंगे तो ये करस्पॉन्डिंग वायल का साउंड देंगे। इसके पहले जो वायल लगा हुआ है उसी को करस्पॉन्डेंट ही करेंगे। तो देखिए आप WAY लिखते हैं तो वे पढ़ते हैं, वे मतलब रास्ता होता है। यदि आप इसको पीछे या बीच में रखें तो हम आउल पढ़ते हैं, और आउल मतलब उल्लू होता है। बीच में आते ही ये दीर्घऊ का हर्षऊ का साउंड दे दिया। या फिर लास्ट में रखते हैं तो उसको काऊ पढ़ते हैं, काऊ मतलब गाय होता है। अब देखिए कि W साइलेंट कब हो जाता है। बहुत मजेदार चीज है कि W साइलेंट कब होता है। तो बहुत आसान है, R रख देंगे। यदि W के बाद R रख दिया जाए तो W साइलेंट हो जाएगा। कहीं भी आप W के बाद R रख दें तो W साइलेंट हो जाएगा। आपने राइट रोंग तो पढ़ा ही होगा। जैसे इसको हम लोग रोंग पढ़ते हैं, वरोंग नहीं पढ़ सकते। रोंग मतलब गलत होता है, क्योंकि W के बाद जो R आया था इसलिए W साइलेंट हो गया है। इस तरह का बहुत सारा वर्ड है जिसे आप प्रोजेक्ट के रूप में अपने नोटबुक पर डिक्शनरी से देख करके भी लिख सकते हैं, ताकि उन शब्दों पर आपका आधिपत्य हो जाए, उन शब्दों को आप निश्चित रूप में अपना बना सकें। अब W के बाद आता है X। अब X की खासियत देखिए आप, ये जो X है कि यदि इसको आप शुरू में रख देंगे तो ये उच्चारण देगा बड़ा जौ का। लेकिन यदि इसको आप लास्ट में रख दें, इसका उच्चारण हो जाएगा कोसो संयुक्त। फिर से ध्यान दीजिए आप, यदि X को आप शब्द के आरंभ में रख देते हैं तो इसका उच्चारण हो जाता है बड़ी जौ। यदि बीच या अंत में रखते हैं इसका उच्चारण हो जाता है कोसो संयुक्त। अब एक ही शब्द में दोनों उदाहरण आप देख लीजिए, XEROX। देखिए X शुरू में भी है, X लास्ट में भी है, और इसको आप पढ़ते क्या है, जेरोक्स। और जेरोक्स का मतलब होता है छाया प्रतिलिपि निकालना।
छाया प्रतिलिपि भी होता है, छाया प्रतिलिपि निकालना भी होता है। तो आपने क्या देखा कि x शुरू में रहेगा तो बड़ी जॉ, बीच या अंत में रहेगा तो कौशल संयुक्त। अब x कभी साइलेंट नहीं होता है, x हैज नो साइलेंट एटीट्यूड। लेकिन एक मजेदार चीज मैं x के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत मजेदार चीज है, आप लोग जरूर मजा लेंगे इसका। आज तक नाउन का प्लूरल बनाने के लिए आपने नाउन में या तो एस जोड़ा या तो ईएस जोड़ा या फिर नाउन में इंटरनल चेंज कर दिया, आउट बोलते हैं। जैसे BOY का प्लूरल बनाना था तो आपने एस जोड़ के बॉयज कर दिया, मैंगो का प्लूरल बनाना था आपने ईएस जोड़ के मैंगोज कर दिया, मैन का प्लूरल बनाना था तो ए को ई में बदल करके मैन कर दिया, मैन मैन। अब दो शब्द अंग्रेजी में ऐसे हैं जिसके प्लूरल बनाने में पहले जमाने में सिर्फ और सिर्फ एक्स का प्रयोग होता था। आप इन दोनों शब्दों को जरूर जानना चाहेंगे। तो पहला शब्द जो आप लोग सुने तो सैकड़ों बार हैं, लेकिन उसके अर्थ को लेकर के शायद आपने दिलचस्पी नहीं दिखाई होगी, वह शब्द है ब्यूरो, BUREAU। ये जो ब्यूरो शब्द है, इस ब्यूरो को तो आपने कई बार सुना होगा। CBI में भी ब्यूरो आता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मैरिज ब्यूरो भी होता है, न्यूज ब्यूरो भी होता है। लेकिन आपने समझा कि इसका मतलब क्या होता है? ब्यूरो अंग्रेजी का वर्ड नहीं है। ये जो ब्यूरो है ये अंग्रेजी का वर्ड नहीं है, ये फ्रेंच का वर्ड है। और इस फ्रेंच वर्ड का अंग्रेजी मतलब होता है ऑफिस। इस ब्यूरो का अंग्रेजी में मतलब होता है ऑफिस और हिंदी में मतलब होता है कार्यालय। ये अंग्रेजी का वर्ड नहीं है, फ्रेंच का वर्ड है। आज से 10-15 साल पहले तक ब्यूरो का प्लूरल बनता था ब्यूरोक्स, मतलब होता था ऑफिसेज, यानी कार्यालय। यानी आप देखिए कि इसमें एक्स जोड़कर प्लूरल बनाया जाता था। अंग्रेजी हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है, अब प्लूरल के रूप में ब्यूरोज भी होने लगे हैं, यानी सीधे एस जोड़ करके भी प्लूरल बनाया जाता है। एक वर्ड तो आपने देख लिया कि ब्यूरो का प्लूरल पहले जमाने में ब्यूरोक्स होता था, लेकिन आजकल ब्यूरोज भी होने लगा है। और दूसरा वर्ड है बाव, BEAU। और संयोग देखिए कि ये भी फ्रेंच वर्ड ही है, बाव भी फ्रेंच वर्ड है। और बाव का इंग्लिश मतलब होता है हैंडसम पर्सन, सुंदर व्यक्ति को फ्रेंच में बाव कहा जाता है। और अभी भी इस शब्द का प्लूरल बनता है बाक्स, BEAUX, मतलब हैंडसम पर्सन्स। तो आपने देखा कि दो अंग्रेजी के ऐसे वर्ड हैं जिसको प्लूरल बनाने के लिए था। अब आगे करके हम लोग आज कॉन्सोनेंट को समाप्त करेंगे और उसके बाद हम लोग वॉयल पर जाएंगे, फिर स्पोकन की चर्चा होगी। आज का क्लास थोड़ा लेंथी हो रहा है, मुझे लगता है आप लोग शायद उब ना रहे। यदि ऐसा है तो आप हमें निश्चित रूप से कहें और शेयर करते रहें। मैं 2 लेटर के बाद हल्का चर्चा स्पोकन पर करके ज़्यादा लोड आप लोगों पे नहीं देने वाला हूँ, लेकिन आप लोगों से ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षार्थियों तक पहुँचने की कोशिश कीजिए, लोगों को जोड़िए ताकि वे घर बैठे शुद्ध अंग्रेजी सीख सकें। अब हम लोग वाई पे आते हैं। वाई के बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं कि वाई सेमी वॉयल है, शुरू में रहने पर कॉन्सोनेंट साउंड देगा, बीच या अंत में आने पर करस्पॉन्डिंग वॉयल का साउंड देगा। जैसे शुरू में रखेंगे तो ये य होगा, बीच या अंत में रखेंगे तो ये वॉयल हो जाएगा। इसीलिए YER का उच्चारण जो आप लोग आज तक गलत देखते आए हैं, ये उच्चारण कतई सही नहीं हो सकता है। आप डिक्शनरी खोल के देख लें, ये गलत उच्चारण है। इसका शुद्ध उच्चारण होगा ये वाला, क्यों का साउंड देगा। बीच या अंत में आएगा तो वॉयल का साउंड देगा,
जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। वाई का कभी साइलेंट एटीट्यूड नहीं होता है, नो साइलेंट एटीट्यूड ऑफ वाई, वाई कभी साइलेंट नहीं होता है। अब अंतिम लेटर है कॉन्सोनेंट का और वह है जेट। आप देखेंगे कि ये जो लेटर है इसको ब्रिटिश इंग्लिश में जेड पढ़ा जाता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसे जी पढ़ा जाता है। ब्रिटिश में जेड, अमेरिकन में जी। इस बात को आप नोट कर लें। जैसे ZEBRA है, उच्चारण होगा जेब्रा, मतलब जेब्रा। खच्चर भी इसको आप कह सकते हैं। और जैक भी कभी साइलेंट नहीं होता है, नो साइलेंट एटीट्यूड। इस तरह से कॉन्सोनेंट चैप्टर समाप्त हो गया। कॉन्सोनेंट में बी से लेकर जेड तक आपने देखा और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने इसे निश्चित रूपेण आसानी से समझने का प्रयास किया होगा और आप लोगों को इसमें सफलता भी अवश्य मिली होगी। फिर भी यदि आप लोगों को किसी तरह का समस्या होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और हम लोग मिलकर उसको दूर करेंगे। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि बहुत जल्दी आप लोग YouTube पर भी इस क्लास का आनंद ले सकते हैं। और दूसरी बड़ी खूबसूरत खुशखबरी आप लोगों के लिए है कि ये स्पोकन का क्लास खत्म होते होते आप लोगों के हाथ एक नया तोहफा लगने वाला है और वह तोहफा होगा स्पोकन किट का। उस तोहफे को आप जब ले लेंगे उसे आप एक एसेट के रूप में अपने घर में सजा के रख सकते हैं। घर में बैठ करके आप अंग्रेजी में प्रकांडता हासिल कर सकते हैं, अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखा सकते हैं, अपने छोटे भाई बहनों को सिखा सकते हैं और खुद में भी अंग्रेजी जानकर एक मजबूती का एहसास कर सकेंगे आप। तो ये तो था आज का प्रोनाउंसिएशन का क्लास। अभी मैं चाहूँगा कि आप लोग पिछला जो सेकंड पैकेज था स्पोकन इंग्लिश का उस पर थोड़ा गंभीरता से चर्चा करें। फिर से मैं उसको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि उसमें था एक्सक्यूज मी राम, हैव यू बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो राम ने जवाब दिया आई हैव बीन स्टडीज एंड व्हाट अबाउट यू सीता। तो सीता ने कहा आई एम आल्सो क्वाइट एंगेज्ड इन एग्जामिनेशन। तो राम ने कहा ओ दैट्स व्हाई आई हैव। अब इसको बदलना था कि एक्सक्यूज मी राम, है जो पापा। तो राम जवाब दिया कि माय पापा हैज बीन बिजी इन हिज ऑफिशियल टूर एंड व्हाट अबाउट योर पापा सीता। सीता बोली माय पापा वाज आल्सो क्वाइट एंगेज्ड इन हिज बिजनेस वर्क। तो फिर राम ने कहा ओ दैट्स व्हाई आई हैवंट सीन हिम फॉर आइदर। फिर बात थी, राम ने रामू से पूछा एक्सक्यूज मी रामू, वेयर हैज योर ब्रदर बीन फॉर 6 days। तो रामू ने जवाब दिया कि माय ब्रदर हैज बीन बिजी इन हिज बिजनेस। तो राम ने कहा कि मैं was also quite engaged in his official job, official tour। तो फिर रामू ने कहा oh that's why I haven't seen him for a week either। इस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन करना था। यदि आप लोगों ने नहीं किया है तो आज का वक्त मैं फिर दे रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग सेकेंड पैकेज को इन 4 शब्दों को आप 4 सेंटेंसेज को आप जोड़ेंगे तो ये एक यूनिट बनेगा, क्योंकि एक का जवाब दूसरे में है, दूसरे का तीसरे में और तीसरे के बाद चौथे में है। तो चारों सेंटेंसेज लिखने के बाद ही यह कंप्लीट यूनिट बन पाएगा। इस तरह के कम से कम 50 यूनिट यदि आप लिख लेते हैं अपने कॉपी पर, 18-19 तो मैंने पैकेज में ही डाल दिया है, आप उसी को 2-3-4 बार लिख लें तो मुझे पूरा उम्मीद है कि कल की जो क्लास होगी जिसमें मैं 3rd पैकेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश लेके आऊँगा उसे समझने में आप बहुत आसानी भी महसूस करेंगे और आप अपने अंदर मजबूती भी महसूस करेंगे। और क्लास के अंत से पहले पुनः एक बार आप लोगों से मेरा यह निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जुड़ने में मदद कीजिए ताकि वे इसे देखकर समझकर अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर सके। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने गंभीरता से देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल।